भ्रष्टाचार या घोटाले की भी वो भी शामिल है। नहीं, इसमें तो मतलब मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति मैंने तारीफ की, मैंने क्या बोला कि पैसे वहां से लेके आए, ये अच्छी बात है ना कि सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष में कम से कम प्रबंधन कुशलता है कि वो पैसे लेके आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन पैसा कहीं और लगा रहे हैं, ये इंगित करता है कि वो अपने स्वयं के लिए पैसे लाएं। मतलब भ्रष्टाचार घोटाला हो रहा है। इसमें 1001% बिलों में हेरा फेरी है। इसमें 1001% जब मैंने आपको बताया है पूर्व की उसमें कि किस तरह से टेंडर काम पहले हो जाता है, टेंडर बाद में होते हैं, तो भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। 4 साल से रितेश जी आप लगातार सोशल मीडिया पे ये सब मामले उठा रहे हैं। हाँ। तो क्या कुछ परिणाम नजर आए इसके, सार्थक परिणाम? देखिए, परिणाम तो ये है कि राजनीति में जनता से बढ़ के कोई नहीं होता, जनता को तो पता चल रहा है। बाकी नहीं, शासन लेकिन ये जो जनता को पता चल रहा है, तो ये जो पैसे की बर्बादी हो रही है, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए? देखिए, आपके बीच में मैंने बात रखी, हम तानाशाही सरकार पे मोरल दवा भी बना सकते हैं, उनसे लड़ नहीं सकते आप। ये जो जनता है, इनको नोटिस भेज दिए, एक आम जनता अभियान कुछ लिख दे तो उसको तो दे धड़ाधड़ नोटिस आ जाएंगे, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाएगी। तो आप सिर्फ प्रेस और एक मिनट मैं इनकी बात का इतना छोटा सा जवाब दे दूं कि जिस प्रकार से पूरे देश में आम आदमी की विपक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है, वही स्थिति अशोकनगर में है। मैं सतत रूप से चिल्ला रहा हूं और तथ्यों के साथ चिल्ला रहा हूं, लेकिन हद की बात है कि बेशर्मी इतनी हद तक हो, मतलब इस बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर दी है सीएमओ ने और भाजपा शासित पूरे पार्षदों ने और नगर पालिका अध्यक्ष जी ने। तो आप ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रखेंगे या ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त या नगरीय प्रशासन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये तो नगर पालिका के कर्मचारियों को और सीएमओ को स्वयं को पता है और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और पार्षदों को ही पता है। सीएमओ के खिलाफ जांच बैठ चुकी है, उस जांच को लीड कर रहे हैं श्री अमर सत्य गुप्ता जी, जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं ग्वालियर में। लेकिन उससे भी भयानक चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 26 जून को समिति बनी थी और 5 जुलाई को सीएमओ को प्रमोट करके फुल टाइम सीएमओ बना दिया जाता है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का ये है कि जो करना है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, तो वो एक ही मापदंड पे काम करते हैं। तो अब लड़ाई जो है वो जनता के साथ में ही लड़ना पड़ेगी। मतलब ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त या नगरीय प्रशासन विभाग में आप शिकायत नहीं भेजेंगे? नहीं, बिल्कुल जाएंगे, जा भी चुकी हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अपेक्षाएं हमने खत्म कर दी है, कुछ होगा, क्योंकि आप जानते हो कितनी शिकायतें हो रही हैं। लोकायुक्त में कितने 4 आदमी नहीं है, लोकायुक्त कहाँ भगेगा? ईओडब्ल्यू के लोगों को कोई और प्रभार दे रखा है, वो काम करने कहाँ जाएंगे? अभी तक अमर सत्य गुप्ता जी जो जॉइंट डायरेक्टर हैं, 26 जून से लेके आज 1.5 महीना हो गया, अभी तक वो अशोकनगर नहीं आ पाए। यार रितेश, मेरे पास बहुत व्यस्तता है। तो ये सोचने की बात है कि हमने देश को किस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। अच्छा, आपको परिषद की बैठक में नहीं बोलने दिया गया, उसी के परिणाम स्वरूप आप एक जनता दरबार लेके बैठे यहाँ पे, क्योंकि आप ये अब जो चयन है लगातार जारी रहेगी अलग अलग वार्डों में। आशीष जी, मैंने पिछली प्रेस वार्ता में कहा था ये शुरुआत है, और रितेश जो है वो डरने दबने वाला नहीं है, क्योंकि किसी की 1 रुपए की फुटी पाई नहीं है। और जनता की आवाज़ उठाने के लिए हमने कमर कसी है, तो देखो ये तो उठाएंगे। कोई व्यक्ति हो, सीनियर हो, जूनियर हो, व्यक्तिगत तौर पे मैं पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन जब बात जनता के टैक्स के पैसे की आएगी ना, तो मैं ना किसी को दोस्त मानता, ना किसी को दुश्मन मानता, मैं तो सच बीच में रखूंगा। और एक और बात, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा परिषद की बैठक में कम से कम 3 बार जातिगत दुश्मनी शब्द उपयोग किया गया है, कि जैसे मुझे उनसे कोई जातिगत दुश्मनी है। पिछले 4 वर्षों में एक ऐसा विरोध मुझे बता दे जो अनैतिक था, तथ्यहीन था और जनहित का नहीं था। उन्होंने मुझे सभी पार्षदों के समक्ष और एल्डरमैनों के साथ बोला कि ये मुझसे जातिगत दुश्मनी रखता है। मैं उनसे यही स्पष्टीकरण मांग रहा था कि मुझे एक तो बताओ यार, कहाँ मैंने जनहित या फिर तथ्यहीन या फिर ऐसे आरोप लगाए हो जिनमें कुछ है ही नहीं। रितेश भैया, अभी आपने बोला कि जो फुटब्रिज है वो अशोकनगर के लिए बहुत बड़ा श्राप है, लेकिन 2009 से 24 के बीच में तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस दरमियान ये वो फुटब्रिज बना है, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रदेश में तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन नो डाउट रेलवे से सैंक्शन होता है, फंडिंग ही वही रेलवे की गवर्नमेंट थी
अफसोस की बात यह है कि जो मेरी नॉलेज में है, उस समय हमारे जो सांसद महोदय थे श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो मेरी नॉलेज में उनको किसी ने ये बताया था कि साड़ौरा की किसी सभा में किसी भाजपा के नेता ने ये बोल दिया कि अंडरब्रिज मैंने सैंक्शन कराया, अंडरब्रिज सैंक्शन हो चुका था। तो वो श्रेय की बात आ गई। तो यहाँ के नेताओं ने सिंधिया जी को फीड किया कि अंडरब्रिज का श्रेय किसी और को चला जाएगा, तो उन्होंने सुपर इम्पोज्ड जबरदस्ती ये एफओबी सैंक्शन करा करके एफओबी दिया। और आपको पता होगा कि अंडरब्रिज संघर्ष समिति बना के मैंने अंडरब्रिज के लिए लड़ाई लड़ी। अंडरब्रिज पहले भी मुमकिन था और इसीलिए बाद में भी मुमकिन हुआ है। आज शहर बहुत सुंदर होता अगर ये एफओबी ना होता। तो आप तो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं ना कि वो थोपा गया है अशोकनगर। आज नहीं, आज तो वो नेताजी तो भाजपा में ही है ना, भाजपा के ही तो नेता है वो। अब भाजपा में है ना, वो उस जो टाइम भी तो मंडली है, कांग्रेस वो सारी भाजपा में में जब ही है। सेंसन हुआ, पेमेंट हुआ, फंडिंग हुई, जब सब सारी चीजों, तब तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही श्राप है। वो नहीं, मेरी बात सुनो, कांग्रेस का श्राप नहीं। ये जो लोग हैं इनका कोई आधार नहीं है। इनका आधार जो है वो एक्सक्लूसिव मनी है। तो उस टाइम तो आप भी कांग्रेस में नहीं थे। मैं राजनीति में नहीं था उस समय। नहीं, राजनीति में थे आप, सक्रिय राजनीति में नहीं थे। आम आदमी पार्टी में थे आप, सक्रिय राजनीति में आप नहीं थे, आप पार्टी में थे। मैं बताऊं, मैं 2014 दिसंबर में यहाँ पर आया हूँ और अप्रैल 2014 में वो सैंक्शन हो गया था, वो एफओबी बन चुका था। 5 अप्रैल को आपने और हमने देखा था, सिंधिया जी ने उद्घाटन किया था। और सुनो, विरोध की बात जो थी वो मेरे मन को पहले ही रास नहीं आ रहा था। उसकी मेरे पास एक आरटीआई लगाई थी, उसका डॉक्यूमेंट तक है कि कितने का बना है एफओबी। मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर इतनी बात कर रहे हैं तो मैं आपकी एक चीज और बता देता हूँ कि आपकी संघर्ष समिति की टीम थी जो जबलपुर आप लोग भी थे उसमें से? हाँ, आदरणीय जज्जी भाई साहब भी थे आपके स्वयं साथ। थे? तो वो भी थे उस टाइम, वो भी कांग्रेस सत्ता मतलब बीजेपी की थी, लेकिन कांग्रेस के लोग गए थे, ये भी कह सकते हैं। तो उसके बाद भी आप आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं कि वो गलत हुआ है। नहीं, पूरी जज्जी भाई साहब तो उस टाइम कांग्रेस में ही थे ना। सुनो, रुको, मैं ओरिजिनल पॉइंट नहीं पकड़ पाया। मैंने ये बोला है इस शहर का कलंक और श्राप, मैंने ये नहीं बोला बीजेपी ने दिया, मैंने नहीं बोला था पहले भी और अभी भी नहीं बोला। मैंने बोला उसको संवारने का काम बीजेपी कर रही है। 106 लाख उनने वही तो आप, मैं वही वहीं आ रहा हूँ मैं कि आप उसको कलंक कह रहे हो। वो कलंक कांग्रेस के गवर्नमेंट में आया, उसको संवारने का काम बीजेपी कर रही है। दूसरा एक और मेरा विषय है कि अभी आपने बोला आप किसी टूटे फूटे व्यक्ति को संवारने में कहा 106 लाख रुपया लगा रहे हो भैया। ठीक है, दूसरी बात मैं आपसे एक गलती हो गई, मान के चलो उस समय कांग्रेस के नेता होते, उनसे गलती हो गई और गलती की उनको एहसास हुआ। तो दूसरी बात आपने संजय स्टेडियम के विषय में बोला कि कितने बच्चे जाते हैं। मैं चूंकि संजय स्टेडियम में 25 वर्ष से जुड़ा हूँ, 700 से 800 बच्चे अप्रोक्स जाते हैं। मैंने बोला ठीक है, 20 लाख रुपए आपने बताया उसमें लग गए। 304 करोड़ या 306 करोड़ का और प्रोजेक्ट रेडी है। तो ये जो संजय स्टेडियम में काम हो रहा है, ये विषय नहीं कि कितने बच्चे जाते हैं। अगर 200 बच्चे जाते हैं तो ये विषय नहीं है कि कितने बच्चे जाते हैं तो आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको भी पता है, सोनहर से तीरंदाजी में किसने काटी थी ये कॉलोनी। तो ये कॉलोनी जब काटी जाती है तो कॉलोनाइजर उस चीज के लिए बोलता है कि मैं रोड बना के दूंगा, ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं कॉलोनाइजर का भी तो दोष है इसके अंदर। कॉलोनाइजर का देखो, मैं पार्शल दोष मान सकता हूँ, लेकिन जब शासन होता है, जब गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कॉलोनाइजर रूल फॉलो करे। ये गरीब लोग फॉलो नहीं करवा पाएंगे उससे रूल। जी नहीं करवा। ये तो सरकार आज नगर पालिका सीएमओ कॉलोनाइजर को तलब करे, तलब करके बोले क्यों भाई ये क्या है, कैसे रोड काटी तुमने, इनकी रजिस्ट्रियां मंगाए, उनकी रजिस्ट्री में देके रोड लिखी है तो उसको तलब करके रोड डलवाए ना। लेकिन ये काम किसका है? ये नगर पालिका सीएमओ का है, मेरा नहीं है ये काम। इनडायरेक्टली आप ये भी काम रहता है, ये कैसे नहीं, जनप्रतिनिधि का काम है ये तो। नहीं तो मैं तो आवाज उठा ही रहा हूँ ना, इसीलिए पत्रकार तो चाह भी रहे हैं, पत्रकार हमारा ये कहना है कि जैसे अब भी और कॉलोनियां कट रही हैं, दिक्कत होगी यार। अब और कॉलोनियां जैसे काटी जा रही हैं अवैध रूप से अशोकनगर में। अशोकनगर में थी अवैध कॉलोनी, अभी भी काटी जा रही है। तो क्या कांग्रेस उस चीज को लेके आगे आएगी कि भाई जितनी कॉलोनियां काटी जा रही हैं, वो जितने भी कॉलोनाइजर हैं उसके लिए बद्ध हैं कि उन्हें रोड और नाली और सारी व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे कॉलोनी के खिलाफ, कॉलोनाइजरों के खिलाफ। नहीं, देखिए, कॉलोनाइजरों के खिलाफ आंदोलन हम क्यों करेंगे?
हम तो आंदोलन प्रशासन के खिलाफ करेंगे जो कॉलोनाइजरों से नियमों की प्रतिबद्धता तो स्थापित नहीं अवैध कर पा रहा। कॉलोनियां कट रही है ना। अरे तो प्रशासन पकड़े ना, हम तो प्रशासन अगर मौन बैठा है और देख रहा है कॉलोनियां कट रही तो भी चुप बैठा है, तो विरोध प्रशासन का बनता प्रशासन है। से ही तो कह रहा हूँ, कॉलोनाइजरों का विरोध भी करेंगे। कॉलोनाइजरों कोई विरोध होगा तब आप वहाँ जाओगे। नहीं, हम तो प्रशासन से बोलेंगे इनको रोको। हाँ, वही। हम क्यों व्यक्तिगत किसी से आप लड़ने बोलोगे जाएंगे, ना, किसी आप का बोलोगे विरोध ना करेंगे? कि इनको रोको। हैं? बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। कल के दिन नई कॉलोनियां बनेंगी, उनमें यह व्यवस्था रहेगी तो पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका, सीएम और जैसे जनप्रतिनिधियों की अभी मैंने बनेगी। कॉलोनी वासियों से बात करी, उनका ये कहना है कि यहाँ जो जिन लोगों ने 15 साल पहले कॉलोनी बसाई थी, उनका ये कहना था कि यहाँ पे रोड बना के देंगे, वो रोड और नालियां बना के देंगे, लेकिन 15 साल निकलने के बाद उन्होंने ना रोड बनाई ना नालियां बनाई। तो उनके विकास खिलाफ शुल्क तो अशोनगर में एक भी वैध कॉलोनी है नहीं है। एक भी वैध कॉलोनी नहीं है, ये तो अपन को भी पता है। तो जहाँ सक्षम हो, देखिए मेरी बात सुनिए, अशोकनगर में इसके अलावा तमाम अवैध वहाँ पर भी तो रोड डल रही है ना, रोड डल रही है ना वहाँ पर। तो उसी तरह अध्यक्ष महोदय, सीएमओ को ये पैसा जो है लोगों के विकास में लगाना। और आपको पता है कोलुआ रोड के डामरीकरण की चौड़ाई कितनी है? कोलुआ रोड के डामरीकरण की चौड़ाई है 10 मीटर औसत। मतलब आप औसत देखेंगे 10 मीटर। जब 10 मीटर की चौड़ी रोड पे आप डिवाइडर रख के वहां पर ट्रैफिक को संचालित नहीं कर पाए और 3 मौतें हो गई एक्सीडेंट से, तो आप 7 मीटर की चौड़ी रोड पे डिवाइडर रख के क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? आप सोचिए, 7 मीटर की चौड़ी रोड पे 3.5 मीटर ये और 3.5 मीटर ये, तो जो करती है कि ये जिस भी रूप से ये 2 करोड़ रुपए वहां पर प्रस्तावित किए हैं, वहां पर किसी प्रकार से कोई डिवाइडर की आवश्यकता नहीं है, कोई पोल शिफ्टिंग की आवश्यकता नहीं है। और 7 मीटर चौड़ी रोड पे अगर आप ऐसा करोगे तो मैं बोलता हूं कि इस नगर पालिका के जो इंजीनियर हैं उनको अपनी इंजीनियरिंग डिग्री को वापस से रिव्यू करना चाहिए कि किस कॉलेज से कहां से इंजीनियर करके आए जिन्होंने ये टेंडर निकाला है। इसी पेज पे आप पलटिए, आखिरी पेज पे, तीसरे पे आइए, संजय स्टेडियम। ढांचे को संवारने के लिए 106 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया है। 106 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया है एफओबी को संवारने के लिए। और वो ढांचा जो इस शहर में कलंक है, आप उसको क्या संवारना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आप कैसे संवारोगे उसको? और उसको क्या इस शहर को जरूरत है उसे संवारने की, किस तरह से? साथियों, आप भी शहर के बाशिंदे हैं, मैं भी शहर का ही निवासी हूं। जितनी जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है एक जनप्रतिनिधि होने के तौर पे, उससे ज्यादा जिम्मेदारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पे रहती है। आप समय समय पे मुद्दे उठाते भी हैं, बहुत अच्छे छापते भी हैं। कई बार कमियां हमारी रह जाती हैं कि विपक्ष उन मुद्दों को अच्छे से नहीं पकड़ पाता। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, लेकिन संपत्ति कर की वसूली भेजी है कितने, ये शिवाजी स्वयं बताएगा। शिवाजी को भी 13,798 एक मिनट रुकना। और ये इनको फोन लगा के रविवार को सुबह 10 बजे बुला करके इन दोनों को नोटिस दिए गए एक्सक्लूसिव। सुहीर भाई साहब भी बताएंगे और शिवाजी आप बताओ। जब छुट्टी का दिन था, रविवार को मेरे लिए फोन आया तो भैया जी कहाँ हो आपका ये नोटिस ले जाइए। मैं हैरानियत की बात है, ऐसे नोटिस मैंने कैसा कोई काम तो करता नहीं हूँ मैं इलीगल, ये मुझे नोटिस आया। रात संपत्ति कर का तो वो तो हम सब भरते हैं, कोई कभी कभार देर हो जाती है। तो मैंने भरा था कब, 2022 में भरा हुआ था। इसके पहले मेरे हिसाब से देखा जाए तो किसी का तो 20 साल से टैक्स भरा ही नहीं है, उन किसी के पास टैक्स नहीं है। मेरे पास नोटिस आया कि 23,798 रुपये का एक माताजी के नाम से। दूसरा मेरे पिताजी की दुकान है पोलियो रोड पे, जो कि पहले भी मैंने विरोध किया था, उसके घर के आगे नाला खोद दिया गया था, उसका संपत्ति का रहा 25,800 कुछ। और जब सीएम महोदय से विधायक जी ने फोन लगाया, हमने पूछा कि ये नोटिस सिर्फ हमको दिए जा रहे हैं कि सभी को दिए जा रहे हैं? तो सीएम साहब ने बोला कि 15,000 से ऊपर जिसके कर हैं उनका वसूली की जा रही है। तो देखा जाए तो ये माताजी के नाम था, वो तो 13,000 का है, 15,000 से तो ऊपर गया ही नहीं। इसके बाद ही मुझे भेजा गया और नगर पालिका में मैंने पता करा सिर्फ हम 2 लोगों के लिए नोटिस भेजा गया, अन्यथा और किसी के लिए, जो कि हमारे सुधीर भैया को ही भेजा गया था। बताइए, घर पर रहता है। और आपको पता होगा जो नोटिस चुनाव के टाइम जनप्रतिनिधि फॉर्म भरते हैं
तो उस समय नोडूस बनवाते हैं। नोडूस में देखा जाता है कि संपत्ति उसी का बनता है जो संपत्ति कर भर दिया जाता है। 2008 में हमारे पिताजी ने भी चुनाव लड़ा था, उस समय नोडूस बनवाया था, तो चूंकि डॉक्यूमेंट जमा करके और कर राशि जमा करके, तो उस समय भी नोडूस है। 2014 में पिताजी ने चुनाव लड़ा था, उस समय भी नोडूस बनवाया था, संपत्ति कर भरा हुआ था। तो 2014 तक हमने कर भरा हुआ था, लेकिन इसके बाद इसमें दर्शाया गया है 1997 से कर निकाला है। फिर भाई साहब आप 97 से कर निकाला गया हुआ 1997 और अभी तक। फिर भाई साहब आप देखिए, हम लोगों ने नगर पालिका के अगेंस्ट जो आवाज़ उठाई, राजनीतिक स्वतंत्रता होना चाहिए जो भी है। तो इन्होंने, मेरे माताजी के नाम है मकान, लेकिन इन्होंने 24-25 तक हमारा टैक्स पेड है पूरा, लेकिन इन्होंने 26-27 का एक लेटर भी दिया कि आपका 5,674 रुपये आपको जमा करना है। इसके बाद 2017 से इन्होंने जो जल कर है वो भेजा 11,000 समथिंग। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे विगत 3 परिषद निकल आई हैं, इसमें से कितने पार्षद हैं कि जिन्होंने हाउस टैक्स जमा किया या जल का टैक्स जमा किया? मैंने इसमें RTI लगाई है और CMO से मैंने बोला है यदि नहीं खोलोगे तो हम धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नोटिस भेजा तो बाकी का हो क्या रहा, वो रितेश जैन जी हमारे नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने उजागर कर दिया कि नगर पालिका में क्या हो रहा है, बिना काम पहले हो जाते हैं, टेंडर बाद में। इसमें एक बिंदु और मैं जोड़ना चाहूँगा। आप जब इनके नोटिसों में देखेंगे ना, तो आपको इस नोटिसों में दिखेगा कचरा शुल्क 450 रुपये, 450 रुपये, 350 रुपये। संपत्ति कर के साथ में कचरा शुल्क ऑलरेडी उस सेक्शन में लिखा है। और आपको पता है पिछली परिषद की बैठक में इन्होंने प्रति घर 30 रुपये कचरा शुल्क अलग से लगाया। तो ये विसंगति क्यों है भाई? तुम पहले से ही कचरा शुल्क ले रहे हो 30 रुपये और मैं अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि कचरा प्रबंधन में कितने करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आप सोच के नगर पालिका CMO और भाजपा शासित नगर पालिका 2 करोड़ 1 करोड़ करीब 3 करोड़ रुपए आप नगर पालिका मुक्ति धाम में लगा रहे हो। और इस रोड की अगर आप लेंथ नापोगे तो ये 7 लाख रुपए में रोड डल जाएगी। क्योंकि मेरे को ऑनलाइन जो डाटा मिला, मैं वो डाटा आपके साथ साझा कर रहा हूँ। किसी ने -10% में टेंडर डाला हुआ, किसी ने +10% में डाला हुआ। इतने रुपए के टेंडर निकाल के काम हो चुके हैं। 81.94 3:30 से प्रेस वार्ता शुरू होनी थी, तो मेरे ख्याल से पर्याप्त समय है। अब हम प्रेस वार्ता शुरू कर सकते हैं। हमारे एक पत्रकार साथी और आगे। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं आपसे क्षमा याचना भी करता हूँ, क्योंकि मैंने आज की ये प्रेस वार्ता खुले आसमान में इन परिस्थितियों में आयोजित की है और उस वजह से आपको रिपोर्टिंग करने में या फिर उनमें किसी प्रकार की असुविधा हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन क्या है कि हमारे अशोकनगर में जो स्थिति प्रदेश और देश में है, बिल्कुल वैसी की वैसी स्थिति है। तो अशोकनगर में भारतीय जनता पार्टी की शासित जो नगर पालिका है, वो गाहे बजाहे अखबारों में ऐसी प्रेस विज्ञप्तियां देती हैं जिनसे लगता है कि अशोकनगर में चौतरफा विकास हो रहा है और रोड का जाल पूरे अशोकनगर में बिछ गया है। घरों में दोनों समय पानी आ रहा है, स्ट्रीट लाइट्स बहुत झकास तरीके से जल रही हैं। लेकिन हकीकत में जब हम जाकर के देखें कि जो नगर पालिका के जो मार्जिनल वार्ड्स हैं, जैसे कि ये वार्ड 8 है, मैंने कुछ दिन पहले वार्ड क्रमांक 7 शंकर कॉलोनी का ही वीडियो चलाया था। इन वार्डों में जहां आधे से ज़्यादा आबादी रहती है नगर पालिका क्षेत्र की, वो अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। नगर पालिका जिम्मेदार होती है एक अच्छी रोड के लिए, आवागमन के लिए। नगर पालिका जिम्मेदार होती है पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। नगर पालिका जिम्मेदार होती है कि वो स्ट्रीट लाइट लगा करके अच्छी सुविधा और सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन आज हम जिस जगह बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई नई बस्ती नहीं है, ये कोई जंगल में नहीं है। यहाँ पर आप मकान देखेंगे, 2-2, 3-3 मंजिला मकान है। यहाँ पर पीछे भी लगातार मकान है और पिछले 15 सालों से ये कॉलोनी काटी गई है। 15 सालों में अभी तक एक बार भी यहाँ पर रोड का निर्माण नहीं हुआ, नाली का निर्माण नहीं हुआ। और यहाँ पर जितने भी घर हैं, जितने भी वर्ष से जो यहाँ पर रह रहा है, वो सभी लोग प्रतिदिन 5 रुपए की एक कैन खरीद करके पानी भरते हैं।
ये जितने भी लोग बैठे हैं 5 रुपए प्रति कैन, किसी के 100 रुपए खर्च होते हैं प्रतिदिन, किसी के 150 रुपए, किसी के 200 रुपए। अब इन परिस्थितियों में जब मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपा गया है मेरी कांग्रेस पार्टी द्वारा, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि परिषद की बैठकों में मैं जनता की आवाज को मुखर होकर के उठाऊं और उपस्थित अध्यक्ष महोदय और नगरपालिका सीएम और इंजीनियर लोगों से आग्रह करूं कि आप जो है बस्तियों में जहां जरूरत है वहां पर पैसा खर्च करें, वहां पर इन्वेस्टमेंट करें, रोड वगैरह का निर्माण करें और साथ में आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जो कि नगरपालिका अधिनियम 1961 में निर्धारित हैं उनके नियमों का पालन करें। तो आज की प्रेस वार्ता विशेष रूप से मैं आपके सामने वो सारी चीजें उजागर करना चाहता हूं कि किस तरह से भाजपा शासित नगरपालिका द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से करोड़ों रुपए के काम मात्र मनोरंजन और सौंदर्यीकरण के लिए खर्च किए जा रहे हैं, वो भी तब जब बस्तियों में हमारी बहन बेटियां भाई बुजुर्ग लोग इन परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर हैं। एक बार नगरपालिका को अपनी गिरवान में झांक के देखना चाहिए और झांक के देखना चाहिए कि वो विपक्षी नेताओं की भी बात सुने, क्योंकि हम लोगों को भी जनता ने चुना है और हम भी जनप्रतिनिधि हैं और हम में भी कोई बात होगी तभी हम वहां पर नगरपालिका परिषद में बैठते हैं। तो साथियों, 10 जून की प्रेस वार्ता में मैंने आप सभी साथियों को बताया था कि किस तरह से 2 करोड़ रुपए के पानी के टैंकर बांटे जा चुके हैं पिछले 3 वर्षों में। उसी में मैंने आपको बताया था किस तरह सीएमओ और नगरपालिका अध्यक्ष नगरपालिका को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह संचालित कर रहे हैं और पहले काम हो जाते हैं और बाद में टेंडर पास हो रहे हैं। वो सब मैं सबूत पूरा डिस्क्लोज किया था। आज दूसरे चरण में हम आपको उन तथ्यों से अवगत कराएंगे जो सिद्ध करेंगे कि नगरपालिका किस तरह से लोकतांत्रिक नियमों का उल्लंघन करके करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट इन काउंसिल में पारित कर रही है, जो कि उसका अधिकार नहीं है, और उसके बाद अनाप शनाप काम करवा रही है शहर में जहां जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट इन काउंसिल की जो लिमिट होती है वो होती है 1 करोड़ रुपए तक मैक्सिमम खर्च करने की। और मैं आपको